हमारे साथ सचिन पायलट आ गए हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। स्वागत है सचिन पायलट आपका। मुझे सुन पा रहे हैं, उम्मीद है आप अच्छे से। जी सचिन, आज ई एजेंडा आज तक का आयोजन हमने किया है, जिसमें हम तमाम राज्यों की सरकारों से जुड़े हुए मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर ला रहे हैं, ताकि लोग जो अपने घरों में बंद हैं कम से कम वो जान पाएं कि उनके राज्यों की सरकारें किस तरीके से कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ रही हैं और उसमें उनको कितनी कामयाबी मिल रही है। राजस्थान पहला उदाहरण एक पेश कर चुका है भीलवाड़ा मॉडल का, जिसके लिए कहा गया कि पूरे देश में इसको क्यों ना लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि राजस्थान के अंदर ही जयपुर में दोबारा भीलवाड़ा मॉडल को लागू करके भी लड़ाई उस तरीके से नहीं जीती जा पा रही जैसे पहली बार में जीत गए थे, और उसकी वजह क्या देखते हैं आप? ये बात सही है कि राजस्थान सहित पूरे देश में लगातार जो संक्रमित हमारे व्यक्ति हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और अभी भी राजस्थान में लगभग 38 से 40 जगहों पर कर्फ्यू हमें लगा रखा है। तो हम चाहते हैं, जैसे भीलवाड़ा में एक सुपर कर्फ्यू लगाकर मूवमेंट बिल्कुल रोक दिया गया था, वो जयपुर जैसे बड़े शहर में उस तरह लगाए जाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर इसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। मसला यह है कि हर राज्य की अलग परिस्थितियां हैं, राज्य के अंदर भी अलग अलग जिले हैं, वहां पे अलग अलग कंडीशंस हैं। तो हम लोगों को आने वाला जो रोड मैप है वो बहुत केयरफुली हमें प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा देश है कि संक्रमण अगर फैल गया कम्युनिटी के अंदर या फोर्थ स्टेज के अंदर तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। राजस्थान में हम लोगों ने जो मॉडिफाइड लॉकडाउन लगाया है, उसके तहत जो नगर निगम के बाहर के क्षेत्र हैं वहां पर उद्योगों को हमने खोलने की छूट दी है कंडीशंस के साथ। वहां के लेबर वहां काम कर सकते हैं, तो हमने ढील भी दी है ताकि इकोनॉमिक जो गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि चालू हो और दुकानें भी खुलें, एसेंशियल कमोडिटी और किसान जो फसल की खरीद है वो लगातार चालू है। कई सारे केंद्र खोले हैं ताकि MSP के दाम पर उनको प्रिक्योर किया जाए। और नरेगा के माध्यम से हम लोगों ने 17 तारीख को जब पहली मीटिंग करी थी तो रोहित जी पूरे राजस्थान में सिर्फ 62,000 लोग इंडक्टेड थे नरेगा में काम करने के लिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज वो संख्या 8 लाख पहुंच गई है। तो 8 लाख लोग लगातार अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अपने आवास का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए हम उसका भुगतान उनको दे रहे हैं। तो उनके हाथों में पैसा आएगा, संबल आएगा, ताकत आएगी। तो बैक ट्रैक पे लाने के लिए पूरी गाड़ी को हम लोगों को चौतरफा मेहनत करनी पड़ेगी। सारी कोशिश के बावजूद इस समय जब हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट, आज ही राजस्थान में आंकड़े 2000 को पार कर गए हैं। लगातार राज्यों की सरकारें अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि कंटेन करके रखा जा सके मामलों को। उसके बावजूद पहला बेंचमार्क 100 का, फिर 1000 का, फिर 2000 का अगर कोई राज्य पार करता है तो चिंता बढ़ना लाजमी है। आप खुद बता रहे हैं कि 40 इलाके कम से कम ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगाकर रखा गया। ऐसे में कल केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया कि अपने अपने इलाकों में दुकानें खोल सकते हैं। राज्यों की सरकारें कैसे कंप्लायंस कर रही हैं इस तरीके के आदेश के साथ, क्योंकि लोग चाहते हैं दुकानें खुलें, जो घर बैठे हैं उनको लगता है कि मैं कम से कम काम कर लूं जाके। देखिए, जो गृह मंत्रालय का या स्वास्थ्य मंत्रालय का जो दिशा निर्देश आता है केंद्र सरकार का, उसको हम पूरी तरह लागू करते हैं। लगातार टच में भी रहते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो मुख्य सचिव से बात भी करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो मेघालय या नागालैंड में हमें लागू करना है वो पौंडीचेरी या केरला में हम नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। बहरहाल मोटा जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि कंटेन किया जाए। आप कल्पना कीजिए, अगर ये लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं लगा होता तो आज कितने लोग संक्रमित होते। लेकिन लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य दो तरफा है। एक कि कंटेन करें वायरस के स्प्रेड को, दूसरा जो हमारी शक्ति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का, डॉक्टरों का, नर्सेस का, पैरामेडिक्स का, फ्रंट एंड वॉरियर्स का, उसको हम रैंप अप कर सकते हैं। इसकी तैयारी किसी ने करी नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में पूरी दुनिया ने इसे जूझा है। तो हम इस कर्व को फ्लैटन करके कंटेन कर सकते हैं। और जब तक इसके लिए वैक्सीन, सुपर वैक्सीन हमारे पास नहीं आता, इसका एक ही इलाज है कि हम उसको कंटेन कर इसको अपने ऊपर काबू ना होने दें। और मैं मानता हूं कि इसके साथ साथ जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं या जो लोग आज हम कहते हैं घरों में रहें, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके पास घर जाने के साधन नहीं है, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के लिए राशन, पानी, उनको छत मिले, रहने को व्यवस्था हो, ये सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। और कोई ना कोई नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जो वर्कर हमारे अटके हुए हैं लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों में, जो सुरक्षित हैं, जिनकी जांच करने के बाद वो नेगेटिव पाए जाते हैं, उनको कैसे सेफली हम उनके घर तक लेकर आए। क्योंकि कहना बड़ा आसान है कि घरों में रहें, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है उनके हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग राज्यों से बात कर केंद्र सरकार को एक फॉर्मल गाइडलाइन बनानी चाहिए, जिसकी पालना हम कठोरता से करें। और वो लोग जो महीने सवा महीने से
अटके हुए हैं, हजारों लाखों की संख्या। राजस्थान में लाखों लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों में, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, हम लगातार टच में भी उन लोगों के हैं, लेकिन जब तक बॉर्डर स्टेट्स के नहीं खुलेंगे तब तक उन लोगों को लाना संभव नहीं है। ला सकते हैं, और मैं तो कहता हूं रोहित जी, अगर कोई ग्रीन जोन किसी राज्य में है और किसी और ग्रीन जोन में उस व्यक्ति को जाना है अलग किसी और राज्य के अंदर, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जा सकती है, क्योंकि आखिर कब तक हम लोगों को उनके घर नहीं जाने देंगे, ये बड़ा सवाल है। आपने मजदूरों का जिक्र किया। आप खुद जिस राज्य के डिप्टी सीएम हैं, उस राज्य में मजदूरों के अलावा कोटा में बड़ी तादाद में बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से पढ़ने आते हैं, जिसकी चर्चा पिछले कई दिन से लगातार होती रही। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर बच्चों को वहां से ले जाए, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ले गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ले गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ले गए। आपकी अपनी सोच क्या है ऐसे लोगों के लिए जो और राज्यों में फंसे हों, उनको कैसे निकाला जाए, उसकी व्यवस्था कैसे बनाई जाए, क्योंकि कोई नेशनल पॉलिसी अभी तक तो है ही नहीं, आपने जिसका जिक्र किया। पहली बात तो यह है कि जो बच्चे हैं कोटा में वो 16 से 20 साल की उम्र के हैं, और अगर वो वापस अपने घरों में जाते हैं, इसमें नाखुश कौन होगा? सबको खुशी है, लेकिन मैं मानता हूं कि दो मापदंड नहीं होने चाहिए। जिन लोगों की आवाज नहीं है, जिनका कोई संगठन नहीं है, जिनको कोई सुन नहीं सकता, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्होंने हमारी बिल्डिंगें बनाई है, हमारे खेत में मजदूरी करते हैं, उन लोगों की आवाज हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन करोड़ों की संख्या में वो लोग आज अटके हुए हैं। तो हमें दो पैमाने नहीं बना सकते हम लोग कि हम लॉकडाउन खोलेंगे सिर्फ एक कैटेगरी के लिए और दूसरे के लिए नहीं खोलेंगे। अगर कोई स्वस्थ है और रेड जोन में नहीं है और आना चाहते हैं, आ सकते हैं, तो धीरे धीरे करके हमें उनको वापस ले जाना पड़ेगा। और कोटा में जो बच्चे थे, मैं समझता हूं अगर किसी राज्य की सरकार अपने बच्चों को या अपने लोगों को वापस आना चाहती है, फुल एग्जामिनेशन करने के बाद, सारे सावधानी बरतने के बाद, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती। लेकिन उन लोगों का सोचना पड़ेगा। राजस्थान के लाखों लोग ऐसे हैं जो आज अटके हुए हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, और उनके खाना खत्म हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है। तो जो जिले के हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं या सरकार के लोग हैं, उन लोगों को ध्यान देके कहीं ना कहीं मदद करनी पड़ेगी। लॉकडाउन और बढ़ेगा? बहुत लोग आपसे पूछते होंगे ये सवाल। बहुत पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन को अगर हम कभी खोलेंगे भी तो बहुत स्टैगर्ड वे में खोलना पड़ेगा। और लॉकडाउन सिर्फ खुले और स्थिति खराब हो जाए, हम वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो स्टेजेस में खोलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करके एक स्टेजेस में अगर हम खोलेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम कब तक ठप रखेंगे? लोग अगर परेशान होंगे, उनका वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है, तो कब तक लोग अपना रोजगार के बिना रह सकते हैं? गरीबी दोबारा फैल जाएगी, बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। तो लॉकडाउन मैं समझता हूं काफी हद तक हम सीमित कर पाए हैं, और जो रेड जोन्स हैं, जब वहां संक्रमण बहुत ज्यादा है, उन एरियाज में हमें बहुत कंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जहां पर अभी रिलेटिवली संक्रमण फैलने की संख्या कम है या अंदेशा कम है, वहां पर हम एक्टिविटी चालू कर सकते हैं, लेकिन सेफगार्ड के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और तमाम एहतियात बरतने के बाद। क्योंकि ये आइदर और नहीं है कि हम पूरा लॉकडाउन रखें, पूरा खोल दें। अगर पूरा खोल दिया और बसें, ट्रेनें चलेंगी, लाखों की तादाद में लोग यहाँ वहां जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फैलेगा। और हमें अमेरिका के और इंग्लैंड के जो एग्जाम्पल्स हैं, वहां से सबक लेना पड़ेगा। जो गलती वो कर बैठे हैं, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते करने के लिए। लेकिन आर्थिक तौर पर हमारी स्थिति भी वैसी तो नहीं है सचिन। उस मामले में अर्थव्यवस्था के बीच में और लॉकडाउन कब तक रख सकते हैं, उसके बीच में एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है? बिल्कुल, वो पॉइंट ये है कि अभी हमारे को 3 मई तक हमारा लॉकडाउन है। 3 मई के बाद अगर सबकी कंसेंसस बनता है, तो जो जोन मुझे लगता है, जो ग्रीन जोन्स हैं, जहां पर इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, जहां बिल्कुल क्लैरिटी है, वहां पे हम गतिविधि चालू करें, एक्टिविटी चालू करें। और जो रेड जोन्स हैं, जहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा है, वहां पर तो हमें लॉकडाउन रखना ही पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत राय है, जहां पर इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, वहां पर हम छूट दें। मैं समझता हूं ये एक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बहुत बड़ी गलती होगी। तो वहां पर हमें पूरा क्लैम्पडाउन रखना पड़ेगा, और जहां पर नहीं है वहां धीरे धीरे ढील देनी पड़ेगी। और जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो रिक्शा खींचते हैं, ठेला लगाते हैं, दिहाड़ी कमा के अपना पेट पालते हैं, उन लोगों को पहले प्राथमिकता देकर उनके हाथों में हम पैसा दें, ताकत दें, राशन पानी दें, तब मैं समझता हूं कि कंजम्पशन जो इकोनॉमी की है, डिमांड बेस्ड इकोनॉमी हमारी है, वो दोबारा पुनर्जीवित हो सकती है। आखिरी चीज, यूपी के मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया है कि 2021 तक महंगाई भत्ता समेत कुछ और ऐसे भत्ते हैं जिनको कर्व करना पड़ेगा सरकार को। क्या आपको लगता है राज्यों के सामने इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती होगी है और कुछ अनपॉपुलर फैसले राज्यों की सरकारों को लेने पड़ सकते हैं? लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू
अपने आप में अनपॉपुलर है। कौन सरकार चाहती है कि लोगों को घर में रखा जाए, कर्फ्यू लगाया जाए, लेकिन हम विवश हैं, करना पड़ रहा है। तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और मेरे व्यक्तिगत राय दोबारा ये है कि जो लोग लॉकडाउन के समर्थन में हो या ना हो, लेकिन लॉकडाउन की कठोरता से पालन करना पड़ेगा। और भविष्य में अगर और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे तो हमें उठाने चाहिए, क्योंकि ये समय लोगों को खुश करने का नहीं, ये समय देश को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का है। इसलिए कठोर कदम उठाने चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर बुलेट ट्रेन जैसा कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसको थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे तो संसाधन हमारे बचे रहेंगे। अलग अलग राज्य सरकारें आज आर्थिक मदद उनको देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार को खुले मन से, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के राज्य सरकारों को आर्थिक संसाधन देने पड़ेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल बेड, पीपीई किट्स हम लोग स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रहे हैं। और मैं तो मानता हूं रोहित, राजस्थान को भी चाहिए टेस्टिंग किट्स, पीपीई किट्स, मध्य प्रदेश को भी चाहिए, यूपी को चाहिए। हम आपस में अगर बिडिंग करेंगे तो उसके दाम बढ़ेंगे ना। तो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट कर अच्छी गुणवत्ता वाले साधन हम लोगों को देंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट, आज तक पर आने के लिए, ई एजेंडा आज तक का हिस्सा बनने के लिए। ई एजेंडा आज तक आज सुबह शुरू हुआ और लगातार आज शाम तक आप देखेंगे देश की अलग अलग राज्यों के सरकारों के मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री पूरा रोड मैप देश के सामने रख रहे हैं। मनीष सिसोदिया और दुष्यंत चौटाला, दो हमारे साथ मेहमान और आ गए। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। आप दोनों का स्वागत है। लगातार पहले भी आप लोग इसी 5 बजे के कार्यक्रम में आज तक पर आते रहे हैं, बीच बीच में अपडेट करते रहे हैं देश के लोगों को, अपने राज्यों के लोगों को कि क्या क्या कदम आप उठा रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है मनीष सिसोदिया आज इस ई एजेंडा के मंच पर। सबसे पहले तो यह कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कल पूरे देश में चर्चा रही कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से कुछ मरीजों में ठीक होने की उम्मीद बंधी है। क्या हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया में हम डंका पीट सकें कि जिसका इलाज पूरी दुनिया नहीं खोज पाई है, दिल्ली में खोज लिया गया? मुझे लगता है इस तरह से कहना इसको ठीक नहीं हुआ कि जिसका इलाज सारी दुनिया नहीं खोज पाई है, क्योंकि वैक्सीन से इलाज निकलेगा और वैक्सीन पे अब काम हो रहा है दुनिया में। पर जिन हालात में आके डेथ होती है, बहुत सिवियर हालात में कोरोना के पेशेंट की जब डेथ होती है तो उसको किसी व्यक्ति को मरने से बचाया जा सकता है। उसके एविडेंसेस दिल्ली में मिले हैं इस पूरे प्रयोग में। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत प्रयोग करके बहुत सावधानी से ये देखा कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गया। एक तरह से उसको कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का एंटीबॉडी बन गया, उसके अंदर एंटीवायरस एलिमेंट बन गया उसके अंदर, बहुत आम आदमी की भाषा में कहें। उसको निकालकर एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति के अंदर डालने से वो कोरोना से ठीक हो जा रहा है। वो उसकी डेथ नहीं हुई, उसके अंदर और डिटोरिएशन नहीं हुआ बॉडी के अंदर, और वो रिकवर हो गया। जो उसके अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, वो दूर हो गई। तो कोरोना का जो बहुत बुरा प्रभाव शरीर पे पड़ता है और जिसकी वजह से डेथ तक हो जा रही है, उसको हम रिकवर कर पा रहे हैं। ये हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स ने प्रयोग किया और उसमें सफल रहे। इसको वैक्सीन नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि डेथ होने से रोकी जा सकती है, उसकी उम्मीद सामने आई है। ये कोरोना के बारे में सबसे खतरनाक चीज थी कि इससे डेथ बहुत ज्यादा हो रही है दुनिया भर में, लेकिन डर से निकल सकते हैं इस तकनीक से। मनीष सिसोदिया, एक तरफ आप उम्मीद ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ जिस समय हम दोनों बात कर रहे हैं 2500 हो चुके हैं दिल्ली में मामले। वो तब है जबकि दिल्ली सबसे पहले सबसे ज्यादा एक्टिव होने वाले राज्यों में से एक था। शायद जिस समय कई राज्यों को भनक तक नहीं पड़ी होगी, दिल्ली ने काफी हद तक कंटेनमेंट जोन्स तक डिसाइड कर लिए थे कि कहां कहां हमको थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। फिर ऐसी स्थिति क्यों हुई कि आज मामले 2500 तक पहुंच गए? क्योंकि कोरोना का अपना कैरेक्टर है रोहित, और ये एक दूसरे से फैलता चला जाता है। कंटेनमेंट जोन में ही अब ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। कल जो 138 मामले जो सामने आए, उसमें से भी ज्यादातर कंटेनमेंट जोन के अंदर ही हैं। और कंटेनमेंट जोन बनाने का मकसद भी यही था कि अगर कोई हिडन पेशेंट है कोरोना का, जिसको अभी हम पकड़ नहीं पाए हैं, जिसको हम पहचान नहीं पाए हैं, और उसकी वजह से अगर कोरोना फैलता है तो वो उस जोन से बाहर ना जाए, इसमें हम कामयाब रहे हैं। बल्कि आपने कल देखा होगा कि अब तो जहां हमने कंटेनमेंट जोन्स बनाए थे, उसमें से अब स्थितियां आ गई हैं कि पिछले 20-25 दिन में कोई केस नहीं आया और हमने उसको डिकंटेन कर दिया। यानी कि रेड जोन, जो हॉट जोन जो बनाया था, उसको हमने अब ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया और अब वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीलिंग की जरूरत नहीं रही। तो ये एक कंटेनमेंट का फायदा हुआ है।
लेकिन इस सारी परिस्थिति में लॉकडाउन कामयाब हुआ आपको लगता है, या केवल नाम का लॉकडाउन रह गया? कामयाब हुआ। आज दिल्ली में जो आपने 2500 केसेस का जिक्र किया, उसमें जिस तेजी से वो बढ़ सकता था, जितना खतरा था, उसके मुकाबले काफी कंट्रोल में रहा है। 53 डेथ हुई हैं, क्योंकि समय रहते कोरोना के पेशेंट्स को पहचाना जा सका, उसको बहुत अफरा तफरी और बहुत आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। तो 53 डेथ हुई हैं, ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट रेशो है। हालांकि एक भी डेथ बहुत मायने रखती है हम सब के लिए, लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उसके मुकाबले देखा जाए तो ये एक राहत भरी खबर है कि यहाँ डेथ का आंकड़ा उतना खतरनाक स्तर पे नहीं पहुंचा। 857 लोग ठीक भी हो गए हैं इन 2500 लोगों में से। तो ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन का ही असर है, कंटेनमेंट जोन बनाने का, और लॉकडाउन का ही असर है कि कोरोना एक तरह से कंट्रोल्ड स्थिति में है देश में। लेकिन लॉकडाउन कामयाब रहा कि नहीं, ये नहीं आप बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कंटेनमेंट इसलिए हो पाया क्योंकि लॉकडाउन हुआ। उसके बावजूद हम लगातार तस्वीरें देखते रहे मनीष जी, जिसपे आप लोगों को भी बुरा लगा कि सारी कोशिश के बावजूद लोग बाहर निकलने से मान नहीं रहे। ठीक है, दफ्तर जाने वालों को आपने घर बैठा लिया, लेकिन गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर वो लॉकडाउन उस तरीके से नहीं हो पा रहा। उसकी वजह क्या है? लोगों को समझा पाने में नाकामी है? रोहित, कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए कभी तैयार नहीं है, ना सरकारें, ना व्यक्ति, ना परिवार, कि उनको 24 घंटे घर में बिठा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी होती है, और उसकी वजह से लोग गलियों में निकल के आते हैं। फिर हमारी पुलिस का, हमारे अथॉरिटीज का काम यह है कि उनको फिर रिक्वेस्ट करें, मेडिकल एडवाइजेस जारी करें, वो सब करते रहें। मैं कामयाब इसलिए कह रहा हूं लॉकडाउन को कि लॉकडाउन की वजह से हालात बहुत नियंत्रण में रहे, वरना ये स्थितियां हो सकती थी जैसा न्यूयॉर्क जैसे शहरों में हमने देखा, या और भी दुनिया के बड़े शहरों में देखा, कि वहां मेडिकल सिस्टम सारा चरमरा गया, एडमिनिस्ट्रेशन सारा चरमरा गया। आज फॉर्चुनेटली हम इस बुरी स्थिति में नहीं हैं, तो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन कामयाब रहा। फिर भी कहीं कहीं ऐसी चीजें निकल के आई जहां लोग घरों से बाहर निकले, अनवांटेड तरीके से निकले, उनको भी रोका गया है, वहां भी एक्शन भी लिया गया है। इसीलिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए कि जहां ज्यादा खतरा था वहां एकदम और एग्रेसिव तरीके से सीलिंग कर दी जाए, ताकि लोग बिल्कुल बाहर ना निकले। और लोगों ने पालन किया, इसीलिए अब उनको रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने का अवसर भी आया है। मनीष जी, हम चाहते हैं आप हमारे साथ रहें, क्योंकि आपका पड़ोसी राज्य है हरियाणा, और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। वो पिछले कुछ देर से आपकी बातों को सुन रहे थे, और मैं चाहता हूं कि हरियाणा और दिल्ली दोनों राज्यों के उप मुख्यमंत्री जब एक साथ मौजूद हैं, तो कम से कम देश के लोगों को यह पता लगे, खासतौर पर जो दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली आवागमन होता है, उसको सुचारू बनाए रखने के लिए जिन लोगों को यह लगता है कि हमारा माल पता नहीं आ जा पाएगा कि नहीं, ट्रक बॉर्डर्स पे रोक लिए जाएंगे, उनको दिक्कत तो नहीं होगी, उनको वो चीजें समझ में आए, उनको समाधान मिल जाए। आप दोनों एक साथ देश के सामने अपनी अपनी बात रखें। दुष्यंत चौटाला, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप, तो स्वागत है आपका ई एजेंडा आज तक में। दुष्यंत, मेरी आवाज अब तक आ रही है? दुष्यंत आ रही है रोहित जी। जी, दुष्यंत जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है, जो मैं मनीष जी से भी पूछना चाहता था, लेकिन पहले आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में? क्योंकि हर आदमी अब यही पूछता है कि साहब और तो नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन। रोहित जी, आज की जो स्थिति है, मैं मानता हूं हरियाणा ने बड़े कंट्रोल तरीके से इसको लड़ा भी है कोरोना की महामारी से। हमारे रिकवरी रेट भी अबव 65% है। मगर जिस तरह के हालात दिल्ली में है, और पिछले 2 दिनों से सोनीपत में, झज्जर में, फरीदाबाद में हमारे नए केसेस जो आए हैं, उनकी तमाम हिस्ट्री, कोई पुलिसकर्मी दिल्ली जाके आया है, ड्यूटी करके आया, इस तरीके से जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे थे, उसकी ओर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जहां लोग कैरियर बनकर दूसरी जगह जाकर इसको स्प्रेड कर करा रहे हैं। मगर प्रॉपर लॉकडाउन खोलने के पक्ष में तो शायद आज देश का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, मगर फेस्ड लॉकडाउन खोलने के पक्ष में तमाम व्यक्ति हैं। आज हमने इंडस्ट्री को वापस नॉर्मल लाइफ पे लाने का काम किया। लगभग 15,000 के आसपास हमारी इंडस्ट्रियल लेबर आज अपनी फैक्ट्रियों में वापस काम पे जा रही है। जो हमारे ग्रीन एरियाज हैं, 8 जिले हमारे कोरोना मुक्त है, कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें लाइफ को बैक टू नॉर्मल लाना पड़ेगा। और आज जिस तरीके से एमएचए के गाइडलाइंस आए हैं, हमें थोड़ी थोड़ी चीजों को खोलना पड़ेगा, और देखते 3 तारीख तक क्या होगा। अगर 3 तारीख तक परिस्थितियां और सुधरती है, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर 274-75 केसेज में से लगभग 175 केस रिकवर हो चुके, अभी 93 अंडर ऑब्जर्वेशन है,
मैं ये मानता हूं अगर वो हम हरियाणा को कोरोना नेगेटिव बनाएंगे तो विद इन स्टेट, विद इन इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम शायद खोल पाए आने वाले समय में। मनीष सिसोदिया, लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं कि खोल देना चाहते हैं? देखिए 3 तारीख के बाद क्या होगा इसको अभी से आकलन करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि 3 तारीख तक बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है और फिर हो सकता है बिल्कुल जरूरत ना पड़े या स्टैगर्ड तरीके से खोलने की जरूरत पड़े। आज आप मुझसे पूछें कि आज लॉकडाउन खत्म करना है, आज तो स्थितियां नहीं है, लेकिन 3 तारीख को खत्म करना होगा कि नहीं होगा, ये शायद 1 या 2 तारीख की जो केसेस होंगे, जो कंटेनमेंट जोन होंगे दिल्ली में, उन सब की स्थिति को देख के ही रोहित कुछ कहा जा सकेगा। आज कहना ठीक नहीं है। गृह मंत्रालय ने कल गाइडलाइन दे दी कुछ इलाकों को, कुछ दुकानों को, कुछ बाजारों को खोलने की। बहुत कंफ्यूजन रहा उसकी वजह से। क्या आप लोगों ने क्लैरिफाई किया है अपने इलाकों में लोगों को कि क्या खोल सकते हैं क्या नहीं? नहीं, उसका हमारे ऑफिसर्स सारा रिव्यू कर रहे हैं एक एक चीज का। गृह मंत्रालय की काफी सारी गाइडलाइंस आई हैं और दिल्ली में जो भी हमने स्टेप्स उठाए हैं वो सब के सब गृह मंत्रालय के आदेश पे ही उठाए हैं। लॉकडाउन से संबंधित हो या मार्केट्स के बारे में हो, एसेंशियल आइटम्स के बारे में हो, ये सब के सब गृह मंत्रालय के आदेश पे ही हुआ है, भारत सरकार के आदेश पे ही हुआ है। तो भारत सरकार के आदेश को कहां किस रूप में लागू करना है, इस पर अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं हमारे ऑफिसर्स इस पे सारी चर्चा कर रहे हैं और हो सकता है शाम तक कुछ इस बारे में अनाउंसमेंट करें या कोई उसके एनालिसिस करके दें। तो ये अभी तय नहीं हुआ दिल्ली में क्या खुल सकता है क्या नहीं? गृह मंत्रालय का, भारत सरकार का जो आकलन है वो कोई अलग नहीं है। जो हमने डेटा दिया है उसी के बेस पे है या उनका अपना डेटा, हमारा डेटा सब एक ही है, उसके बेस पे ही है। तो जो भी डिसीजन होगा भारत सरकार से बात करके भारत सरकार पे ही होगा। लेकिन एग्जैक्टली अभी मेरे लिए कुछ मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। जो भी अनाउंसमेंट होगी, जो भी आपको निर्णय होंगे वो आपको अवगत करा दिए जाएंगे थोड़ी देर में। दुष्यंत जी, क्या खुलेगा क्या नहीं हरियाणा तय कर पाया अभी तक? रोहित जी, जहां बात हम दिल्ली की सुन रहे हैं या और प्रदेशों की सुन रहे हैं, इट कैन नॉट बी वन फिट्स ऑल। आप प्रति एक चीज तमाम राज्यों के साथ नहीं कर सकते। कई ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है कोरोना से। आप महाराष्ट्र के हालात को, गुजरात के हालात को हरियाणा से कंपेयर नहीं कर सकते। मगर बिल्कुल जो आम जनजीवन के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जो नॉन एसेंशियल है, हमें उनको खोलना पड़ेगा। बिल्कुल एक क्लैरिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से आ गई कि बार्बर शॉप्स और इस तरह की दुकानें नहीं खुलेगी, उन पे प्रतिबंध लगा हुआ है। पर हमारी ओर से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर अप्लाई करता है, उसको हम फेज्ड मैनर में खोलने का काम कर रहे हैं। इन सेटू अगर कोई प्रोडक्शन करता है, इन सेटू अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है, उस तरह की इंडस्ट्री को या कंस्ट्रक्शन साइट को हम खोलने की परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप से पिछले 31-32 दिन से एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर है। हमारे पास एक गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन साइट है जो पूरे एक सेक्टर के अंदर है और उसके अंदर 1700 लेबर बैठी थी। आज वो 1700 में कोई कोरोना पीड़ित नहीं है। अगर होता तो आज 1700 के 1700 इफेक्टेड होते। हमने उसको परमिशन दी है। इस तरह से हमने 15,000 ऐसी साइट्स को हमने प्रेरित किया है, बड़ी कंपनीज को, कि वो अपने आसपास फैक्ट्रियों के धर्मशालाएं ले ले, वहां पर अपनी लेबर को इन हाउस रखे, इन सिटू वहां से अपनी काम कार्य को शुरू कराएं, मगर बिना इंडस्ट्री को रिवाइव करे, बिना लाइफ को नॉर्मल लाए। अगर हम इस लॉकडाउन को बढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पे भी एक बहुत बड़ा झटका हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। हमें लड़ना पड़ेगा कोरोना से भी, मगर कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक स्लोडाउन को आने से भी रोकना पड़ेगा, जो हमारे हजारों लाखों लोगों को कोई बेरोजगार ना कर दे आने वाले भविष्य में। आप आबकारी मंत्री भी हैं, एक्साइज मिनिस्टर। आपके पड़ोसी राज्य पंजाब की तरफ से ये फीलर्स हैं कि कम से कम लिकर शॉप्स को, शराब की दुकानों को खोल देना चाहिए, राज्य की अर्थव्यवस्था पे बड़ा असर पड़ रहा है। क्या आपको लगता है राज्यों के पास कमाई का और कोई जरिया नहीं है? रोहित जी, केवल मात्र अर्थव्यवस्था पर नहीं, आपको मैं हरियाणा का एक आंकड़ा शेयर करता हूं परसों सुबह तक का। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1300 के आसपास एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 1,80,000 बोतलें इलीगल और लीगल जो परमिटेड शराब थी उसकी पाई गई। आज के अंदर 7,000 लीटर जो हम हथकड़ कहते हैं, जिसको देसी भाषा में लाहन कहा जाता है, वो हमारे प्रदेश में पकड़ी गई है। इट माइट कॉज अ मेडिकल प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। केवल मात्र पंजाब अपने रेवेन्यू की तरफ मत सोचे कि आप सोचिए किस तरह का माफिया दोबारा प्रदेश में पैदा हो जाएगा, जो हमने 96 से 99 तक देखा है। मगर हमने ये निर्णय लिया है कि 3 तारीख से पहले हरियाणा प्रदेश में हम लिकर वेंड्स को नहीं खोलने का काम करेंगे। अगर एमएचए परमिट करेगा उसके बाद भी प्रदेश सरकार अपना निर्णय लेगी। मनीष सिसोदिया, आप पक्ष में?
नहीं, मैं देखिए लिकर की सेल को सिर्फ रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। मैं दुष्यंत जी की बात से एकदम सहमत हूं। लिकर का कंजम्पशन कहीं एक और स्तर पर देखा जाना चाहिए, और अगर भारत सरकार परमिट करेगी तो निश्चित रूप से हम भी खोलेंगे, लेकिन ये सब 3 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि अभी भारत सरकार गाइडलाइंस में 3 तारीख तक लिकर शॉप्स को खोलने पे पूरी तरह से पाबंदी है। बाकी जिन शॉप्स को खोलने के लिए बात कही है, उसमें कितनी खोली जा सकती है, कितनी नहीं खोली जा सकती है, उस पर विचार चल रहा है। लेकिन लिकर का तो अभी सवाल ही नहीं है, क्योंकि 3 तारीख तक भारत सरकार ने भी पूरी तरह से इस पर पाबंदी लगा रखी है। दुष्यंत चौटाला, एक आखिरी सवाल है। गेहूं की खरीद का मौसम इस समय चल रहा है और आड़ती आपके यहां काफी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार ई ट्रेडिंग करके सीधे सीधे किसानों से फसल खरीदना चाहती है और उनके रोल को खत्म करना चाहती है। लॉकडाउन में आपकी सरकार नई व्यवस्था बनाने पर जोर क्यों दे रही है? शायद दुष्यंत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला और मनीष सिसोदिया, आप दोनों का आज तक पर आने के लिए, ई एजेंडा आज तक का हिस्सा बनने के लिए और ये बताने के लिए आपकी सरकारों की रणनीति क्या है। ई एजेंडा आज तक में हेमंत सोरेन आपका स्वागत है। उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आप तक आ रही है हेमंत जी? धन्यवाद सर। हाँ आ रही है। हेमंत जी, मैं रोहित सरदाना बोल रहा हूं आज तक से, और इस समय देश के लोग आपको आज तक पर देख रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपके राज्य में कोरोना की स्थिति बहुत विस्फोटक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का असर है। क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं इस समय? देखिए, चुनौतियां तो हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में है। आर्थिक रूप से हो, सामाजिक जंग पर हो, या स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो। वैसे तो हमारे यहाँ चुनौतियां पहले से ही रही हैं। ये तो डबल डिजास्टर हो गया है इस राज्य के लिए, और हम लोग अभी कहा जा सकता है कि डबल डिजास्टर से ये राज्य गुजर रहा है। किस किस क्षेत्र में आपको दिक्कत हो रही है? क्या क्या परेशानियां आपके सामने आ रही हैं? देखिए, हमारा यहाँ मैक्सिमम जो लोग यहाँ रहते हैं, लगभग 80% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और यहाँ का आपको पता है कि यहाँ सबसे अधिक लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, और लगभग 7 से 8 लाख लोग की जो हमारे पास रफ डाटा है, जो लोग बाहर राज्यों में फंसे पड़े हैं। और हमारे लोग धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ लोग आ रहे हैं, और उस तरीके से संक्रमण की संख्याएं हमारी बढ़ रही हैं। लगभग आज हमारे राज्य में 63 के लगभग लोग संक्रमित हैं, जिसमें 8 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यह राज्य के लिए खुशी की बात है। और 3 लोगों की जानें भी चली गई हैं। ये हमारा अभी का जो डाटा है वो आपके पोर्टल में भी होगा। और जो हमारी जांच की प्रक्रिया है, थोड़ा हमें विलंब से शुरू करने का, या विलंब से सभी चीजें उपलब्ध हुई हैं, तो अब ये रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रही है। और हम लगातार केंद्र सरकार के सहयोग लेकर के चीजों को आगे बढ़ा, अधिक संख्या लोगों की जांच हो, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि संक्रमित लोगों की पहचान कर पाएं और चीजों को हम लोग हैंडल कर पाएं। सोमवार को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। 3 मई के आगे की रणनीति को लेकर आपने क्या सोचा है? क्या प्लान रखने वाले हैं आप उसमें? देखिए, लॉकडाउन जिस तरीके से अभी सेकेंड लॉकडाउन की बातें हम लोगों को बताई गई है, जो राज्यों को आदेश हुआ है, इसमें जो संकेत दिए हैं, लगता है कि ये 3 तारीख के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की और आगे बढ़ेगा। और ऐसे स्थिति में जब लॉकडाउन खुलेगी तो उस समय में हम लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी, जब मजदूर किसी न किसी तरीके से राज्य के अंदर आना प्रारंभ करेंगे। उनको रोजगार देने की बात हो, उनको क्वारंटाइन में सेंटर में रखने की बात हो, और उन जो लोग ठीक होंगे उनको रोजगार देने की बात हो, ये सारी चीजें हैं। और अभी वर्तमान स्थिति में जो बातें आ रही हैं, लगातार बड़े पैमाने पर जो कोटा और के छात्रों को लेकर, और भी हमारे राज्य में तो सिर्फ कोटा में ही नहीं, कई विभिन्न राज्यों में, पुणे में, उड़ीसा में,
हैदराबाद में, साउथ में बच्चे पढ़ने जाते हैं, बंगाल में, उन सब का भी विषय अभी चल रहा है बहुत तेजी से। और ये सभी लोग आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, वो सभी लोग घर आना चाहते हैं। यहां तक कि हमारे मजदूर भी वापस घर आना चाहते हैं। ऐसी स्थिति पर ये एक समस्या होगी, जब वो आएंगे तो उस समय हमको उनको चेक करना, उनको क्वारंटाइन करना, रखना एक चुनौती होगी हम लोगों के लिए। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर पीएम ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही तो आप समर्थन करेंगे? देखिए, अब ये तो पहले ही उन्होंने लगातार जिस तरीके से ये दूसरी बार लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया है, आगे भी जो भी उनका निर्णय होगा देश के समक्ष, तो वो एक सबके लिए एक समान आदेश होगा। और ऐसे स्थिति पर हम लोग कुछ चीजों पर जरूर उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आज हमारे विभिन्न राज्यों में फंसे बच्चे जो हमें संदेश देते हैं, जो हमारे मजदूर हमें संदेश भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो लोग अन्य राज्यों में क्वारंटाइन होकर के उन्होंने अपना समय भी पूरा कर लिया है, उन लोगों की स्थिति को लेकर जरूर हम अपनी बातें रखेंगे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। इस पर केंद्र सरकार को कोई स्पष्ट दिशा निर्देश देश को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत लोग जो है लॉकडाउन का पालन ना करते हुए अपने तरीके से निर्णय लेंगे। तो आने वाला समय में ये चीजें मुझे लगता है कि दो दिशा में जाने से बेहतर नहीं होगा। कुछ राज्यों ने कोटा से अपने बच्चों को बसें भेजकर वापस बुला लिया, लेकिन आपके पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे में फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या रह जाएगा। आपने सरकार से बात भी की, आप क्या चाहते हैं? वापस लाया जाए, राज्यों के बच्चों को भी और मजदूरों को भी आने दिया जाए, या उनको वहीं सुविधाएं दे दी जाए जहां वो हैं? देखिए, आज हमारी गृह मंत्रालय में बात हुई थी, आज हमारे गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, और हमने अपनी इस समस्या को उनके समक्ष रखा है। और चूंकि हमारे पास इतना संसाधन, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि पूरे देश से छात्रों को, मजदूरों को हम ला पाएं, इस विषय पर हमने उनसे एक दिशा निर्देश का आग्रह किया है, और मुझे लगता है कि इस पर वो कोई जरूर सकारात्मक पहल करेंगे। जिस तरीके से बच्चों को लेकर हम सिर्फ कोटा के ही फंसे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी फंसे हमारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, और पूरे देश में हमारे मजदूरों की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था वो कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग अपने राज्य के अंदर उनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा करके उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने आज लॉकडाउन की तुलना डीमोनेटाइजेशन से की और कहा कि ये अनप्लैन्ड लॉकडाउन है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, बातें तो बहुत है, पीछे मुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इसमें। मैं अब पीछे जाना नहीं चाहता, मैं आगे देखना चाहता हूं कि आगे की समस्या है वो समाधान कैसे हो। जो समस्या आप दलदल में फंस चुके हैं तो दलदल से निकलने का पहले रास्ता ढूंढा जाए, ना कि दलदल में बैठ करके गुत्थम गुत्थी किया जाए। ये मुझे लगता है कि अभी ये समय नहीं है, और इसके लिए सभी मैं पहले से लगातार कहते आया हूं, आज का दौर वो दौर है जहां केंद्र को राज्यों को मदद करना चाहिए और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को भी मदद करना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। ये सिर्फ एक राज्य ही इसमें नहीं चपेट में है, पूरा देश चपेट में है, पूरी दुनिया चपेट में है। आज इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। आज जिस तरीके से सबसे पहले महाराष्ट्र, पुणे में ये समस्या देखने को मिला था कोरोना का, और आज ये धीरे धीरे पूरे देश में मिल रहा है। और आज जब हमारे पास संक्रमण नहीं थे तो हम बहुत मतलब खुश थे कि हमारे यहाँ कोई संक्रमित नहीं हो रहा है, लेकिन आज ऐसे स्थिति हो रही है कि आज हम जिस तरीके से रफ्तार हमारी बढ़ रही है, मुझे लगता है हम उससे काफी चिंतित हैं कि हम कहीं हमारी संख्या और बहुत ज्यादा ना बढ़े। लेकिन हमारी प्रयास है कि हम कम से कम लोग हमारे राज्य में संक्रमित हो, ऐसे हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं। आपने कहा दलदल में फंस चुके,
ये दलदल कोरोना की वजह से हुई या केंद्र सरकार के फैसले की वजह से? अब इस विषय पर आप हमें राजनीतिक सवाल आप इससे कर रहे हैं, तो मैं इसमें यही जवाब दे सकता हूं कि ये आज जिस तरीके से संक्रमण बढ़े हैं, आज जिस तरीके से सभी राज्य आज अनेक क्षेत्र में जंग लड़ रहे हैं। किसी राज्य में प्रवासी मजदूर हैं, किसी राज्य में छात्र छात्राएं हैं, किसी राज्य में दूसरे राज्य से आए हुए मरीज फंसे हुए हैं। आज उनकी देखरेख में, प्रवासी मजदूरों को देखरेख में, छात्रों को देखरेख में उनकी एनर्जी जा रही है। अगर लॉकडाउन से पहले 1-2 दिन का ग्रे एरिया रहता तो मुझे लगता है कि पूरे देश में आज कुछ क्षेत्रों की जंग की आवश्यकता राज्यों को नहीं होती। वो अपने राज्य के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और सामाजिक सुरक्षा को ही लेकर के उनकी लड़ाई होती, जिसको मुझे लगता है कि उनको लड़ाई लड़ने में थोड़ी आसानी होती। आपने कोई आर्थिक पैकेज मांगा केंद्र से? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों ने कहा है कि सरकार से मदद चाहिए, और क्या मदद मिल रही है आपको केंद्र से? देखिए, झारखंड सरकार 90% डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पर है, और मैं पहले भी कह चुका हूं, जीएसटी जब से लगा है राज्यों की लगभग रीढ़ की हड्डी निकल चुकी है, खासकर ऐसे हमारे पिछड़े राज्यों के लिए। आज हमारा सारा डिपेंडेंसी लगभग केंद्र सरकार पर है। यहां तक कि मनरेगा की मजदूरी भी केंद्र सरकार के बगैर हम नहीं चुका पाते हैं। और दुर्भाग्य ये है, सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारा आज मनरेगा, आज जैसे जिस तरीके से अभी सेकेंड लॉकडाउन में भारत सरकार का गाइडलाइन आया है, इससे मोटा मोटी लग रहा है कि रूरल इकोनॉमिक को ट्रैक पर लाने की एक कवायद चालू की गई है, जहां मनरेगा में छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर अरेंजमेंट है उसको खोलने की बात हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों की इंडस्ट्री खोलने की बात की गई है। तो ऐसे ये सारी चीजें हैं, और इस पर हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं। और हमारे जो मनरेगा मजदूर हैं, हमारे मनरेगा मजदूर यहाँ पर मजदूरी जो आप सुन के भी हैरानी होगी, 200 रुपए भी नहीं है यहाँ पर मनरेगा मजदूरी, जबकि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सारे पिछड़े राज्यों में से आते हैं। और आज देश में जो अग्रणी राज्य हैं, जो सब मतलब आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं, वहां पर मनरेगा का जो डेली बेसिस है वो बहुत अधिक है, लगभग 300 है, कहीं 325 है, कहीं 350 है, और हमारे यहाँ 200 भी नहीं है। और जो मजदूर 1000 रुपया दूसरे राज्य में जाकर के कमाता था, आज उनको अगर हम 200 रुपये में भी नहीं, 250 रुपये में हम उसको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से उनके मनोभावनाओं में भी बहुत सारी सवालें खड़ी होंगी। और जो कई समस्याओं से ग्रसित राज्य हो, उसमें तो और भी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ नक्सल गतिविधियां भी बहुत अधिक हैं, आपको पता है। कल ऐसा ना हो कोई असामाजिक व्यवस्थाएं इन सब चीजों पर हावी ना हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सोरेन आज तक से बात करने के लिए, ई एजेंडा आज तक का हिस्सा बनने के लिए। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह एक बार फिर हमारे साथ आ चुके हैं, मौजूद हैं लाइव। जयप्रताप जी, उम्मीद करता हूं अब आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं। मैं रोहित सरदाना बोल रहा हूं, आज तक पर देश के लोग आपको देख रहे हैं इस समय ई एजेंडा आज तक में। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जंग का रिपोर्ट कार्ड आप देश के सामने रखें। जयप्रताप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है जी। कोरोना के खिलाफ यूपी की लड़ाई कैसी चल रही है? संतुष्ट है सरकार? बिल्कुल ठीक चल रही है। हमारी व्यवस्था पूरी तरह से तैयारी हम पहले से कर चुके हैं। टेस्टिंग लैब्स हमने 2 महीने के अंदर करीब 17 बना दिए हैं, जहां हमारे पास एक ही था। और जमीनी लेवल पर हर एक जनपद में हमारे कम से कम 3 हॉस्पिटल तैयार किए गए, क्वारंटीन सेंटर्स तैयार किए गए, और उसी तरह हम लॉजिस्टिक भी उसके साथ पूरी तरह कर रहे हैं हर जगह पर।
तो हमारी लड़ाई कोरोना के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज यूपी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 2021 तक महंगाई भत्ते समेत कुछ और भत्तों पर रोक लगाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि छोटे कर्मचारियों की जेब काट रही है सरकार, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री ने लिया है और ये केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम सब राज्य लोग भी अपने अपने निर्णय लेते हैं। आज सबसे बड़ा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस हो गया है। इसकी लड़ाई के लिए बहुत सारे संसाधन को हमको जुटाना पड़ता है। सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपने वेतन से अपना वेतन को भी अपना डोनेट किया है और उसी तरह बहुत सारी चीजें हम काट के अपने सारे फंड को, सारे बजट को हम कोरोना की लड़ाई में लड़ा रहे हैं। अपने अस्पतालों को बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संसाधन लगा के इस लड़ाई को अंतिम तक ले जाने का फैसला हम लोग लिया है। इसलिए बहुत सारी चीज की कटौती हम लोग कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि ये डीमोनेटाइजेशन की तरह है, अनप्लान्ड लॉकडाउन है। वैश्विक महामारी के समय में जो भी संसाधन जुटाना होगा वो किसी राजनीतिक, गैर राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस में 50 साल में बहुत सारे निर्णय लिए होंगे, क्या कभी उन्होंने किसी राजनीतिक दल से, विपक्षी दल से कभी कुछ पूछा था? आज हम इस महामारी के लिए जो भी संसाधन जुटा सकते हैं, उनको जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है उनको बोलना है तो वो बोले, ये स्वतंत्र भारत है। हम अपना काम कर रहे हैं। 23 करोड़ की आबादी को कोरोना के सामने हम एक बहुत बड़ा जंग लड़ रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ हमारे स्वास्थ्य वर्कर, हमारे नीचे फील्ड डॉक्टर तक नीचे जो जाते हैं, सारे संसाधन उपलब्ध कराते हैं और बहुत बड़े विभिन्न परिस्थितियों में उनको हम संभाल के ले जाते हैं और किसी तरह हम इस परिस्थिति को हम संभाल के रखे हैं। अभी आपको लगता है कि लॉकडाउन खोलने की संभावना हो जाएगी 3 तारीख तक? उत्तर प्रदेश में खासतौर पर काफी हद तक कंटेन करने में कामयाब रहे हैं आप लोग। लॉकडाउन का फैसला तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था और संभवतः 27 तारीख को सभी मुख्यमंत्री के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। कुछ सुझाव जरूर मांगेंगे, तो मांगने के बाद जैसे जो परिस्थितियां बनेंगी पूरे देश में, उसी हिसाब से उनका घोषणा 3 तारीख के लिए होगा। तो जो भी घोषणा वो करेंगे और जो मार्गदर्शन भारत सरकार देगी उसी के अनुसार हम लोग भी करेंगे। भारत सरकार के पिछली बार लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले से पहले ही कुछ राज्यों ने अपने अपने स्तर पर अपनी परिस्थिति का आकलन करके ये तय कर लिया था कि हमें लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उस समय हम लोग की भी वही स्थिति थी और हम लोग ने भी वो सुझाव में दिया था कि अभी लॉकडाउन बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी आप लोग के या विभिन्न चैनलों से ये जानकारी मिल रही है कि कहीं किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि 16 मई तक इसकी नए केसेस आने की माने एक प्रकार की कमी आ जाएगी। तो हो सकता है आगे के समय में जिस तरह से पूरे देश में और हर एक राज्य जो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और प्रयास कर रहा है कि इसको अपने हॉटस्पॉट बना के उसको कंटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करा के और पॉजिटिव वाले को लेकर उनका उपचार कराएं। तो परिस्थितियों को देखते हुए इसमें पूरे देश में भी ग्राफ इसका थोड़ा सा कमी आया है। तो आगे देखेंगे, जैसे वो बोलेंगे वैसे हम लोग उस पर पालन करेंगे और ये फैसला तो हमारे मुख्यमंत्री जी लेंगे। जयप्रताप जी, लॉकडाउन का पालन भी कराना है, किसान का समाधान भी करना है, कोरोना से लड़ाई भी लड़नी है, कमाई लोगों की फंस ना जाए इसका ख्याल भी रखना है। तो ये सारी चीजें कैसे बैलेंस कर रही है सरकार और क्या प्लानिंग कर रही है उसकी? सबसे पहले तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, वो तो हम लोगों ने शुरू से ही तैयारी कर ली थी। इस समय दोबारा जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय हम लोगों ने किसानों के फसल को काटने के लिए उनको अनुमति दे दी थी और हमारे उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की जो कटने का वो था वो लगभग 80% हमारा हो चुका है। मंडियों में भी जा रहा है और क्रय केंद्रों पर भी जा रहा है और किसान अपने आप में पूरी तैयारी के साथ कर रहा है। मजदूरी भी उनको मिलना शुरू हो गया, मनरेगा के काम भी शुरू हो गए,
सड़क के और सरकारी बिल्डिंगों में जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं उनके भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो आर्थिक स्तर पर भी हम लोग ने छोटे बड़े काम भी शुरू कर दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और सब रख के। तो ये काम हमारा साथ साथ में चल रहा है। जिन जनपदों में केसेस बहुत कम आई हैं या उनके जीरो है, वहाँ पर हम लोग धीरे धीरे आर्थिक स्तर पर किसानों को या ग्रामीण क्षेत्र में जो भी इस तरह का फैसला करना पड़े जिसमें कुछ आर्थिक स्थिति ठीक बने, वो हम लोग शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रताप सिंह जी।